यस। हम्म। तो देखो डेंसिटी से हमने शुरू किया था, फ्लूइड्स पढ़ा था, उसके बाद डेंसिटी देखी, ठीक है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। उसके बाद प्रेशर देखा, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फिर प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ देखा, है ना, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, सेम लेवल के ऊपर प्रेशर सेम रहता है, एक लाइन खींच दूं मैं तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, पास्कल लॉ के बारे में बात करी कि जो हमारा प्रेशर है, अगर प्रेशर को चेंज करें किसी फ्लूइड में तो वो अनडिमिनिश्ड हर जगह फैल जाता है। ठीक है, बैरोमीटर मैनोमीटर के बारे में बात करी। बैरोमीटर हमारा क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मैनोमीटर को गेज प्रेशर या किसी चेम्बर का प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमने देखा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उससे हमें मिला ब्यूएंट फोर्स है बी इक्वल टू वी रो जी। ठीक है, वी इनसाइड द फ्लूइड वॉल्यूम, जो कि हमारा किसी भी बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड होगा, वो वाला वी इनसाइड इंटू रो इंटू जी। ठीक है, ये कौन था, ब्यूएंट फोर्स था। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी किसकी, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो की, कंटिन्यूटी इक्वेशन की। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन? जब वेरिएबल क्रॉस सेक्शन से आप फ्लूइड को फ्लो कराओगे, ए वन वी वन यहाँ पर एरिया और फ्लूइड की वेलोसिटी वी वन, यहाँ पर ए टू और वी टू हो, यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी वी टू है। ठीक है, तो सेम टाइम के अंदर जो फ्लूइड फ्लो रेट है तो वो क्या होती है, कांस्टेंट। ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, यानी कि ए वी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसके अंदर क्या कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है। ठीक है, दोनों में आइडियल फ्लूइड हम लेते हैं, ठीक है, जनरली। उसके बाद बात करें हम बर्नौली की। बर्नौली ने हमें सिखाया, क्या सिखाया, कि प्रेशर डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तीनों का समेशन जो होता है थ्रू आउट द फ्लूइड फ्लो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके कई सारे एप्लीकेशन भी हमने देखे थे वेंचुरीमीटर पढ़ा, ठीक है, स्पीड ऑफ इन्फ्लक्स पढ़ी, उसकी रेंज भी हमने निकाली। तो उसके थोड़े से क्वेश्चन भी हम करेंगे आज, और इसकी जो एक दो एप्लीकेशन जो बाकी रहती थी वो भी समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि बर्नौली इक्वेशन में, क्योंकि इन तीनों का समेशन बराबर होता है, तो पी अगर ज्यादा है तो इस फ्लूइड की फ्लो रेट जो होगी वो कम होगी, वी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली इन तीनों का समेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो देखो इसी के एक एप्लीकेशन के ऊपर एक डिवाइस होती है एटोमाइजर या स्प्रेयर। जैसे डिओड्रेंट के अंदर आप डिओ बाहर आता है ना, या फिर आप हेयर कटिंग के लिए जाते हो तो वो जो बार्बर होता है वो उसके शावर से जो स्प्रेयर होता है उसके, उससे हमारे बालों को गीला करता है। ठीक है, स्प्रे की फॉर्म में बाहर आते हैं। पेस्टिसाइड्स को जो खेतों में पेस्टिसाइड्स की छिड़कते हैं हम, उसके अंदर भी एक स्प्रेयर यूज किया जाता है। ठीक है, गार्डन्स में पानी देने के लिए वहां पे भी कुछ कुछ इस तरीके की स्प्रे एटोमाइजर या स्प्रेयर लगे होते हैं। ठीक है, सो देखो क्या होता है इसके अंदर, अगर होली का टाइम हो और आपने पिचकारी से खेले हो तो इस तरीके की एक पिचकारी होती है। ठीक है, यहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा होता है तो हम अलग से भर देते हैं। ये एक पाइप है, इससे फ्लूइड चढ़ के ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जगह है ऊपर जाने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन लगा है, ये इसका हैंडल है। ठीक है, यहाँ पर पिस्टन लगा है, तो यहाँ पर इनिशियली क्या है बच्चों, एयर है। ठीक है, अब यहाँ पर एयर है, यहाँ पर प्रेशर P1 मान लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर P2 मान लेते हैं। तो हमें पता है जैसे ही हम पिस्टन को आगे पीछे करेंगे, ठीक है, सो इसमें एयर का कुछ फ्लो बनेगा। अभी तो स्टेशनरी है, जैसे ही पिस्टन को आगे धक्का देंगे तो एयर का फ्लो बनेगा। एयर का फ्लो बनते ही वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी प्रेशर P1 क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब प्रेशर P1 ड्रॉप हो गया तो P2 ग्रेटर देन P1 हो जाएगा। अब P2 ग्रेटर देन P1 हो गया, राधे राधे बेटा। ठीक है, तो P2 ग्रेटर देन P1 हो गया तो हमारा जो फ्लूइड है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, तो इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। अब फ्लूइड भर गया तो फिर दोबारा से जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे, पुश करेंगे, इस पिस्टन को या इस हैंडल को दबाएंगे तो हमारा जो फ्लूइड है
ये इससे दब के बाहर निकल जाएगा स्प्रे की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर एक नोजल लगी होती है। यही हमारा एटोमाइजर का प्रिंसिपल है, इसी के ऊपर वर्क करता है, यानी कि बर्नौली इसके अंदर भी लगी। पहले तो वैक्यूम था, सॉरी वैक्यूम नहीं, सिंपल एयर थी। उसके बाद क्या करा हमने, एयर को रन करवाया, कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करी, वेलोसिटी बढ़ी, इसका मतलब P2 क्या हो गया, घट गया यहाँ पर। ठीक है, सारी कहानी लिखी हुई है यहाँ पर, आपको अभी रीड करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में कर लेना अच्छे से रीड, ताकि याद रहे। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। क्लियर है? चलो एक बार रिपीट कर दीजिए। बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सेकेंड, यहाँ पर है लिक्विड। ठीक है, ये अभी यहाँ पर एयर है। ठीक है, अब जैसे पिस्टन को हम आगे पीछे करेंगे तो एयर के पास कुछ वेलोसिटी आएगी, तो यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ती है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन वी कैन से, यहाँ पर प्रेशर P1 था तो P1 प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का P2 प्रेशर तो वही का वही सेम रहा, तो P2 ग्रेटर देन P1 हो जाएगा, तो हमारा जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, सो यहाँ पर लोअर प्रेशर जाएगा तो यहाँ पर फ्लूइड ऊपर चढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर इसकी ट्यूब के अंदर जो हमारी पिचकारी है, इसके अंदर फ्लूइड आ चुका है। अब वापस से दोबारा से इसको हम पुश करेंगे तो अब फ्लूइड नीचे तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो फ्लूइड यहाँ पर सा होल है, तो यहाँ से फ्लूइड होल में से बाहर आ जाएगा स्प्रे की फॉर्म में। ठीक है, बस इतना सी कहानी है इसकी। पहले प्रेशर कम करते हैं, हवा को रन करवा के, हवा की वेलोसिटी बढ़ा के, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर डिफरेंस से फ्लूइड इसमें चढ़ गया, चढ़ने के बाद फिर वापस हमने पुश किया तो ये स्प्रे की फॉर्म में हमारा फ्लूइड बाहर आ गया। बस यही एटमाइजर या स्प्रेयर का प्रिंसिपल है, इसी के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, अब हार्ट अटैक कैसे आता है भाई? हार्ट अटैक कैसे आता है, देखो हार्ट मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता, तो मैं यही वाला हार्ट बना देता हूँ। ठीक है, ये सर भी ज्यादा हार्ट अच्छा ऐसे नहीं होता है, है। रियल ठीक में है, तो हार्ट फोर स्क्वाड होता है। हाँ ठीक है यार, मैंने बना दिया रेंडमली। ठीक है, सिंबल है एक तरीके का बस। तो देखो, हार्ट में जुड़ी होती है आर्टरीज। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेकर हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। ठीक है, अब ये ऑर्गन तक ब्लड पहुंचा रही थी। इसका एरिया इनिशियली मान लेते हैं हम ए था। ठीक है, अंदर प्रेशर पी, पी ले लेते हैं, जो बाहर का प्रेशर है वो पी डैश ले लेते हैं। एक कंडीशन रहती है कि दो अंदर और बाहर का प्रेशर बढ़िया मेंटेन रहता है, पी और पी डैश दोनों बराबर रहते हैं जब ब्लड आराम से जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तला भुना खाते हैं ज्यादा, तो उनके अंदर यहाँ पर प्लेग जम जाता है। ठीक है, ये बायोलॉजी वाला अच्छे से जानता हूँ ये क्या होता है, मुझे ज्यादा पता नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो ये कुछ एरिया इसका क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें बताती है कि एरिया रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी जो फ्लूइड फ्लो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब वेलोसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब पी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अब प्रेशर रिड्यूस हुआ तो बाहर का प्रेशर तो पी डैश सेम टू सेम था, इधर भी पी डैश है। ठीक है, तो अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर वो का वही, तो यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा, तो हमारी जो आर्टरीज है वो और कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब हमारे हार्ट के ऊपर और ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया कि मुझे तो ऑर्गन तक ब्लड कैसे ही पहुंचाना है। ठीक है, तो वो और ज्यादा स्पीड से ब्लड पहुंचाता है और हमारा प्रेशर अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन और ज्यादा कम हो जाता है। बाहर वाला वापस से वो का वही सेम रहा, तो एक इवेंचुअली एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये भाई सब आर्टरी जो होती है हमारी पूरी ब्लॉक हो जाती है और फिर ब्लड पंप नहीं हो पाता हार्ट से, इसलिए हमें क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसके अंदर भी बर्नौली इक्वेशन हमारी लग गई। ठीक है, सो ये सारी कहानी लगी हुई है, अब बुरा मत मानना यार। ठीक है, ये हार्ट हमारा ऐसा ही होता है फिजिक्स वालों का। ठीक है, चलो, आपको बताया होगा कि वो 3 टप्पड़ उड़ जाते हैं, उसकी कहानी भी यही है।
कि हमारी जो छत के ऊपर हवा तेज तेज चलती है ना बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है, विंड चल रही है, आंधी तूफान आ गया, ठीक है, सो वेलोसिटी ज्यादा है, तो बाहर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। अंदर प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर, P2 कम हो गया यहाँ पर P1 से, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स लगेगा तो ये हवा के साथ हमारे तीन टप्पर उड़ जाएंगे, बस ऐसी बात होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, प्रेशर कम, वेलोसिटी बढ़ाओ, प्रेशर कम करो, और इसको समझो आराम से, बस यही कहानी है। हमारा एरोप्लेन भी ऐसे उड़ता है जिसमें डायनामिक लिफ्ट होती है ना। और जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो, एक बहुत तेज ट्रेन गुजर के जाती है, तो आपको एक ट्रेन की तरफ एक धक्का फील होता है, आप एकदम से ट्रेन की तरफ जाते हो, तो वो वही कहानी होती है कि वेलोसिटी बढ़ती है, ट्रेन और आपके बीच का प्रेशर कम हो जाता है, पीछे का प्रेशर सेम सेम रहता है, तो आप ट्रेन की तरफ एक झटका लगता है आपको, ठीक है। उसमें भी वही बर्नौली लग रही है, क्लियर है। तो एक चीज है बच्चों, मैग्नेस इफेक्ट, जब हमारी, जब हम गेंद को फेंकते हैं, स्पिन नहीं कर रही है तो बिल्कुल सीधी सीधी चली जाती है, ये जो लाइन सही है, ये एयर की लेयर से, ठीक है ना। हवा किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, उसके हवा को कैसे चीरते हुए हमारी बॉल जा रही है, वो वाली कंडीशन है। लेकिन जब स्पिनिंग हो रही है, ठीक है, गेंद हमारी घूम रही है, ठीक है, गेंद घूमती हुई जा रही है, देखो इस डायरेक्शन में जा रही है, और देखो बॉल जो है हमारी वो इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर अगर आप बैठ के देखोगे, ठीक है, बॉल के ऊपर बैठ गए, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको यहाँ पर बैठ के देखोगे तो हवा पीछे जाती हुई दिखेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, हवा पीछे जा भी रही है, बॉल हमारी घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सो अब बॉल को यहाँ पर ले आते हैं हम, ये इधर जा रही थी, एयर जो है देखो यहाँ पर डेंसर दिख रही है, यहाँ पर रेयरर दिख रही है, ठीक है। सो एयर हमारी कुछ जा रही होगी v वेलोसिटी से, हमारी जो बॉल जा रही होगी, मान लेते हैं u वेलोसिटी से जा रही होगी, तो इस पॉइंट के ऊपर भी जो वेलोसिटी होगी वो u होगी, ठीक है। नीचे वाली एयर भी पीछे ही जाएगी, ठीक है, जाने दो, ये भी अब भी u वेलोसिटी से जा रही होगी, तो यहाँ पर जो आप बैठे हो तो आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी वो v प्लस u दिखेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। गेंद इस तरीके से घूम रही है, तो यहाँ पर से देखोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ये इधर u से जा रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v माइनस यू दिखेगी, तो ऊपर दिख रही है कि हमें वेलोसिटी बढ़ गई, नीचे घट गई। ऊपर वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और नीचे वेलोसिटी घट गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एक हमारा जो बॉल है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। सो फोर बॉल हमारी जो है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करेगी, जैसे हमारा फुटबॉलर होते हैं ना, वो गोल पोस्ट में बॉल को मारते हैं तो वो उसको एक स्पिन करा देते हैं, बिल्कुल सीधा नहीं मारते, ठीक है ना। ये बॉल है तो इसके बिल्कुल यहाँ नहीं मारेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके इससे मारेंगे कि हमारी ये बॉल है वो घूमते हुए जाए, स्पिन ज्यादा करे, ठीक है। तो वो स्पिन करती है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं लेती, वो एक कर्वी वाला पाथ ले लेती है, ठीक है। सो उसको सही से जो गोलकीपर होता है उसको प्रेडिक्ट करने में दिक्कत आती है, और हमारा गोल हो जाता है जल्दी। तो फुटबॉल के अंदर बहुत आम चीज है, क्रिकेट के अंदर भी होता है, लेकिन देख पाना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी क्रिकेट की जो बॉल होती है वो स्मूथ ज्यादा होती है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा रफ बॉल होगी उतना ही जो हमारा एयर ड्रैग है, स्पिन होती है, तो ये स्पिन के अंदर क्या होता है, बॉल ड्रैग एयर विद इट, ठीक है, और बॉल ऊपर उठती है, तो यही जो हमारा जो कर्वी पाथ बन जाता है, यही हमारा मैग्नेस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो डायनामिक लिफ्ट ऑफ द बॉल ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड एज मैग्नेस इफेक्ट, ठीक है। बॉल हमारी ऊपर उठती है क्योंकि एक डायरेक्शन में प्रेशर डिफरेंस आ चुका है, तो प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो फोर्स लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए उसका पाथ कर्वी हो जाता है, क्लियर है। यस बच्चों, हाँ ना, यस सर। ऑलराइट, वेरी गुड। सो एक चीज है आपके पास, ओके मनोज, अमन, वेरी गुड। टाइम टू एम्प्टी ए टैंक, किसी टैंक को एम्प्टी हम कैसे करेंगे?
कितना टाइम लगेगा उसके अंदर। तो एक टैंक लेते हैं, इसको क्वेश्चन में भी दे सकते थे, इसके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डेरिवेशन इसका होता कैसे है। फ्लूइड भरा हुआ है भाई इसके अंदर, कोई नहीं, बॉल वाली स्पिन करेंगे ना तब मैग्नेस इफेक्ट कहलाएगा, स्पिनिंग की वजह से। ठीक है, हर कुछ नहीं। ऐसा मत कहना कि हमने कागज को घुमा दिया फिर वो ऊपर उठ रहा है तो वो मैग्नेस कहलाएगा, नहीं। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ बॉल के अंदर ये चीज होती है। सो यहाँ पर एच, ठीक है, यहाँ पर इसका जो चौड़ाई है इसको हम ले लेते हैं A2। ठीक है, यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो A2 ले लेते हैं। फ्लूइड की हाइट H ले लेते हैं। यहाँ पर एरिया इसका A1 ले लेते हैं। ठीक है, सो देखो कुछ कुछ बातें तो हमें पता है। अगर इससे मैं y डेप्थ नीचे एक एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, dy थिकनेस का, ठीक है, सो जो हमारा फ्लूइड नीचे आ रहा होगा उसको हम ले लेते हैं dv1/dt, वॉल्यूम फ्लो रेट होगी नीचे आने की, और यहाँ से जो वॉल्यूम बाहर जाने की रेट होगी dv2/dt होगी। और हमें कंटिन्यूटी की इक्वेशन से पता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर होती है, यानी कि जो v1 होगा वो v2 के बराबर होगा। ये वेलोसिटी नहीं है भैया, ये वॉल्यूम है। ठीक है, ठीक है ना। सो ये चीज हमने लिख दी। अब वाई डेप्थ के नीचे देखो, यहाँ पर अगर होल करूं तो यहाँ से जो फ्लूइड इफ स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी वो √2gh होगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं होल कर दूं तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी वो क्या होगी, एट वाई डेप्थ स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या लिख सकते हैं, v इज गोइंग आउट टू बी √2gy लिख दिया। कंटिन्यूटी से हमें पता है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है dv1/dt वो बराबर हो जाएगी dv2/dt। ठीक है, अब देखो अल्टीमेटली जो एरिया A1 है वो नोजल हम कहीं पर भी लगाएं उसका एरिया A1 रहेगा। ठीक है, ओरिफिस कहीं पर भी बनाए कहीं पर भी होल करें उसका एरिया हमने A1 ले लिया। वाई डेप्थ के ऊपर भी एरिया A1 ही होगा, पूरी एच डेप्थ है उसके ऊपर भी जो एरिया होगा वो A1 होगा। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसलिए सारे कर्म कांड हमें करने पड़ रहे हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट लिखो, जहां पर भी होल हुआ पानी निकालने के लिए वो वॉल्यूम फ्लो रेट हम लिख देते हैं A1। और वाई डेप्थ की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी होल A1 होगा और उसकी वेलोसिटी तो फ्लूइड बाहर आने की है वो v, यानी कि ये वाली, तो ये v हमने लिखी। अब फ्लूइड नीचे आ रहा है, किसी एक रेट से नीचे आ रहा है बच्चों, इसको dv2 ले लो, इसको dv1। ठीक है, तो किसी एक रेट से नीचे आ रहा है। सो यहाँ पर एरिया ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा A2, इसमें और इफ इसमें A1 था तो इसमें A2 कांस्टेंट है। अब देखो जो dy है, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट dy वॉल्यूम, ठीक है, dy लेंथ या हाइट वो नीचे आ रही है dt टाइम। ठीक है, तो इसके नीचे आने की जो रेट होगी dy/dt हम लिख सकते हैं। यही तो वेलोसिटी होती है, नीचे आने की जो रेट है इस छोटे से एलिमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हाइट कंटिन्यूअली घट रही है, ठीक है, रिड्यूस हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर जो एक है नेगेटिव साइन लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा है इस वजह से। सो अब ये सारी चीजें हमने लिख दी है, v की वैल्यू हमें यहां से पता है। सो यहाँ पर लिख देंगे हम A1 √2gy एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A2 dy/dt। dt को इधर ले जाएंगे और dy में बाकी सारी नीचे लेके आ जाएगी चीज। ठीक है, तो यहाँ पर dt चला गया और इधर हो गया A2/A1 निगेटिव का √2g। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इधर dy पहले से ही था, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर 1/√y भी नीचे आ गया। ठीक है, वो का वही सीधे लिखा है, सारी चीजें इधर लिया है और dt को यहाँ से उठा के इधर भेज दिया हमने। यहाँ पर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, 0 टाइम से स्टार्ट हुआ, t टाइम में टैंक हमारा खाली हो जाएगा।
एच हाइट या वाटर लेवल से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल जीरो हो जाएगा यहाँ तक आते आते, तो ये लिमिट लगा दी। बस अब कुछ नहीं करना, पूरा एम्प्टी होने में जो टाइम लगेगा वो यहाँ से निकल जाएगा इंटीग्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए। ये क्या लिखा है, 1/√y, तो ये हो जाता है -1/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो dy के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा y पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1। x की पावर n वाला इंटीग्रेशन है बच्चों, इसको सोल्व करते हैं तो 2√y, ये वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है, सोल्व करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं का इंटीग्रेशन जो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही हो जाता है, यानी कि t 0 से t तक, और ये -a2 अपॉन a1। ठीक है, √2g, अंदर वैल्यू डालेंगे तो √2y 2√y, और ये h से 0 तक। ठीक है, पहले 0 पुट करेंगे तो 0 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर t -0, और ये -a2 अपॉन a1 √2g, और ये 0 -2√h, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो t = a2 अपॉन a1 √2h अपॉन g हमारे पास टाइम आता है। इतना टाइम हमारे टैंक को खाली होने में लगेगा। कैलकुलेशन है बच्चों, बस कुछ भी नहीं है, घबराने वाली चीज नहीं है बिल्कुल भी इसमें। आया समझ में, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन से कोई बच्चे परेशान हो गए होंगे तो मुझसे पूछ सकता है कि क्या हुआ सर। यस, एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस, तो टाइम टेकन टू एम्प्टी ए टैंक दिस, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जब ओपन टैंक हो हमारा। हाँ जी बच्चों, कोई परेशानी इसके अंदर? यस, एनीबॉडी एनी डाउट? अक्षत बताइए, मनोज, अमन, अंजलि, बोलो बच्चों, किसी को कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो? आयुष, ठीक है, ऑलराइट, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ओके श्रेया, स्वाति, चलो। तो water is filled in a cylindrical container to a height of 3 meter. The ratio of the cross-sectional area of the orifice at the beaker is 0.1. The square of the speed of the liquid coming out from the orifice we need to find. Continuity और बर्नौली दोनों लगेगी। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ इनफ्लक्स का स्क्वायर पूछा है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफिस, यहाँ से जिस रेट से बाहर आ रहा होगा वो हमसे पूछा है। ठीक है, v2 का स्क्वायर। वो वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कि टॉर्सलिस लॉ वाला, जिसपे स्पीड ऑफ इनफ्लक्स √2gh होती है, ये लग जाएगा कि इसमें टैंक से बाहर आने की स्पीड बताओ। इसका एरिया a1 ले लेते हैं, इसका a2 ले लेते हैं, यहाँ पर v1 से नीचे आ रही होगी कुछ। ठीक है, टोटल हाइट 3 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर जो h होगी वो कितनी हो जाएगी, h विल बी इक्वल टू 3 माइनस इसकी हाइट 52 माइनस 0.5 10⁻⁻²। यस बच्चों, कर पाओगे? क्रॉस सेक्शनल एरियाज का जो रेशियो है ओरिफिस एंड बीकर, यानी कि a2 अपॉन a1.1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर P0 एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर भी P0 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर अपना रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी लिखने के लिए। यस प्रीति, श्रेया, अक्षत, अमन, बताइए कर पा रहे हो क्या? ऑल राइट, करिए। यस श्रेया, बिल्कुल, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर।
और भी बच्चे ट्राई करो। चलो, तो क्या है इसके अंदर, बर्नौली लगाते हैं। बर्नौली इस पॉइंट के पर लिखते हैं, यस अमन, दिस इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सो यहाँ का लिखते हैं पी नॉट, और प्लस देखो किसी एक एच हाइट के ऊपर यहाँ पे, तो रो जी एच प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, वी वन वेलोसिटी से नीचे आ रहा था। सेकंड के लिए लिखते हैं यहाँ पर प्रेशर पी नॉट। अब देखो इसी को रेफरेंस लाइन ले लिया, तो इस पॉइंट की इस पॉइंट से हाइट कितनी होगी, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इस पॉइंट पर 0 हम लेंगे। सेकंड हाफ रो वी टू स्क्वायर, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल कर दो, और रो से रो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ये 2 है और यहाँ पर भी 1/2 है, तो इधर कर सकते हैं हम 2GH और V1 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, V2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर से हम कर सकते हैं, इसको V2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस ऑफ V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पर। अब आपको एक चीज मैं बताऊं कंटिन्यूटी की, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लिखोगे, तो ये A2 अपॉन A1 का रेशियो किसके बराबर है देखते हैं, देखा तो V1 अपॉन V2 करते हैं, तो A2 अपॉन A1 के बराबर है ये 0.1। ठीक है, सो V1 अपॉन जो V2 है वो भी 0.1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो इनका स्क्वायर किया हुआ है, और इसको इक्वेट करके सोल्व करते हैं, तो V2 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2GH अपॉन 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2G की वैल्यू 10, H की वैल्यू हो जाती है 2.47। ठीक है, 2.47 मीटर डिवाइडेड बाय 1 माइनस V1 अपन V2 यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं बच्चों, तो जैसा आपका आंसर आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस? यस बच्चों, ओके वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, रेंज के ऊपर है। देखो अगर डेरिवेशन नहीं करी होती तो बहुत मुश्किल होता है, डेरिवेशन से हमें डायरेक्ट फॉर्मूला इसका पता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ वाटर लेवल इन ए टैंक इज h, द रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ ए होल एट डेप्थ h/4 फ्रॉम द अपर वाटर लेवल विल बी। टैंक दिया हुआ है, वाटर लेवल से h/4 डेप्थ के ऊपर होल किया हुआ है। ठीक है, तो पानी ऐसे गिरेगा, तो उसकी रेंज पूछी, टोटल हाइट h है। फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अगर हमने डिराइव नहीं किया होता तो डिराइव करना पड़ता फिर। हाँ जी, नोट्स लिखे होंगे ना, तो नोट्स के अंदर आपका फॉर्मूला देखा होगा आपने, लिखा होगा आपने, तो देखोगे, पेज पलटोगे, फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूले में पुट करोगे तो आंसर आएगा। फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको हम स्मॉल h लेते हैं, ऊपर से होल तक की हाइट डेप्थ। ठीक है, सो रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। सो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू 2√h इंटू h माइनस h, यही फॉर्मूला होता है। यस, √3h/2 बिल्कुल सही बात है। यस मनोज, श्रेया बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। सो R इज गोइंग आउट टू बी 2, स्मॉल h की जो वैल्यू है h/4 है, कैपिटल H माइनस h/4, और फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2√h/4 इंटू 3h/4। ठीक है, 4 and 4 नीचे है तो बाहर आ जाएगा, तो 2/4 √3h², ये 2 टाइम कैंसिल आउट इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3h/2।
यही हमारा आंसर है। इसमें किसी को कोई परेशानी, एनी डाउट इन दिस बच्चों? किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है। चलो, सो ये डायनेमिक्स वाले पोर्शन का थोड़ा सा एक और क्वेश्चन। ओके बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद फिर हम विस्कोसिटी पे चलते हैं आगे। ठीक है, तो लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज कमिंग आउट ऑफ ए होस पाइप ऑफ रेडियस ए विद हॉरिजॉन्टल स्पीड v एंड हिट्स ए मैश। ठीक है, 50% of the liquid passes through the mesh unaffected, 25% losses of its momentum, 25% comes back, ठीक है, with the same speed. The resultant pressure on the mesh we need to find. 50% गुजर गया, 50% ने अपनी मोमेंटम को लॉस कर दिया, सॉरी 25% ने मोमेंटम को लॉस कर दिया, 25% रिवर्ट बैक हो गया। ठीक है, क्या है, 100 आ रहा था तो 50 चला गया, 25 यहीं रह गया, 25 वापस चला गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये है, रेडियस उसकी ये है, हॉरिजॉन्टल स्पीड ये है। ठीक है, रिजल्टेंट प्रेशर फाइंड आउट करना है, कितना लगा होगा। रो और वी की टर्म में निकालना है। मास फ्लो रेट क्या होती है, dm बाय dt, इसको हम लिख सकते हैं रो ए वी। वी क्या है, वेलोसिटी। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। थ्री बाय फोर रो वी स्क्वायर आएगा, उल्टा कर दिया। 3/4 आएगा मन। ठीक है, सो फर्स्टली हम लिखते हैं जो 25% फ्लूइड ने, है ना, उसका मोमेंटम लॉस करा होगा तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यस बिल्कुल करेक्ट। यस दिस इज करेक्ट बच्चे। ठीक है, तो ऑफ 25%, ठीक है, ऑफ लिक्विड विच losses its all momentum। मोमेंटम लॉस यानी कि dp1/dt। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं, कितना लॉस हुआ है भाई, 25% का, यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो 1/4 dm/dt। मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv होता है, मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मास फ्लो रेट हमने लिख दी और यहाँ पर हम वेलोसिटी लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी 1/4 रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, रो ए वी यहाँ से आएगा। ठीक है, ये 25% जो लॉस हुआ है वो हमने लिख दिया। अब 25% जो रिवर्ट हो गया उसने कितना मोमेंटम दिया होगा, क्योंकि 50% तो निकल ही गया, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, अनअफेक्टेड निकल गया है, क्योंकि मैश है, मैश यानी कि जाली वाली कुछ होगी तो वो बढ़िया आराम से निकल जाएगा, उसने तो कुछ ही नहीं किया होगा। ठीक है, 25% टकरा के वहीं रह गया, 25% वापस रिवर्ट हो गया। ठीक है, सो अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
of 20%, 25% of liquid, ठीक है, which revert back with same speed, ठीक है, यानी कि V से आया होगा तो V से ही वापस चला जाएगा। तो इसका चेंज इन मोमेंटम अगर हम लिखें, अगर m मास का लिक्विड आया था, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में mv, इधर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं और इधर वाली को नेगेटिव ले लूं, तो mv पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, माइनस ऑफ mv, अब ये नेगेटिव के साथ आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2mv होगा, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम। अब जो वेलोसिटी हो जाएगी 2mv हो जाएगी, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी, ठीक है। सो जो सेकंड मोमेंटम है जो रिवर्ट बैक हुआ, उसको अगर हम लिखें p2 से इसको डिनोट करते हैं तो dp2 बाय dt, दैट इज 25% ही है, ठीक है, तो 1/4 dm बाय dt इनटू, अब वेलोसिटी कितनी हुई है, चेंज 2v हुई है, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम हमने लिख दिया, तो दिस इज 2 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ रो ए वी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। तो टोटल मोमेंटम जो कि हमारे मेश को मिला है वो dp1 बाय dp1 एंड dp2 मिला है, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है। तो नेट प्रेशर ऑन द मेश, न्यूटन्स लॉ पढ़ा था ना, उसमें फोर्स क्या होता है बताओ, चेंज इन मोमेंटम dp बाय dt तो होता है ना, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू एम है, और ये dp बाई dt चेंज इन मोमेंटम भी होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रेशर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द मेश भी हमें दिया हुआ है। सो यहाँ पर नेट प्रेशर या नेट फोर्स किसकी वजह से लग रहा हुआ, जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है मेश को, कौन कौन सा मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, एक तो ये और एक पीछे वाला, ठीक है, 1 एंड 2 का, तो dp1 बाई dt प्लस dp2 बाय dt, इतना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे 1 एंड 2 से इसके अंदर, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी 1/2 रो ए वी स्क्वायर, 1/4 रो ए वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4 रो ए वी स्क्वायर बाय ए, तो ए से ए की धज्जियां उड़ जाएगी, तो ये 3/4 रो वी स्क्वायर, जो कि हमारे बच्चों का आंसर आ भी रहा था, इतना नेट फोर्स सॉरी प्रेशर हमारे मेज के ऊपर लगने वाला है, ये आंसर है बच्चों। आया सबके समझ में? यस, श्रेया ने तो कर ही दिया था, अमन ने भी कर दिया, प्रीति ने भी कर दिया। यस बच्चों, एनी डाउट इन दिस? यस प्लीज लेट मी नो। ओके बढ़िया, वेरी गुड, चलिए ओके बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे आपकी नोट्स के साथ में, प्रैक्टिस करना, फिर इनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो देखो, अब विस्कोसिटी जिसका हमें था इंतजार, वो चीज आ गई। विस्कोसिटी से 2-3 बार पाला पहले पढ़ चुका है, ठीक है, सॉलिड्स में भी पढ़ा था, और यहाँ पर जब आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करी थी तब भी पढ़ा था, ठीक है। तो विस्कोसिटी होती क्या है, जब भी हमारा फ्लूइड फ्लो करने की कोशिश करता है तो वो अपने ही फ्लो को अपोज करता है, यही विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तो एक वर्ड में इसको बोले तो हम, ये क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। हमारे जो फ्लूइड है यानी कि लिक्विड एंड गैसेस, वो विस्कोसिटी शो कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो विस्कोसिटी शो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और टेंजेंशियल
या जो हमारा टेंजेंशियल या पैरेलल फोर्स होता है या स्ट्रेस होता है उसके लिए वेरी वेरी लेस सेंसिटिव होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, यानी कि उनकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकती, लेकिन जो हमारा लिक्विड और गैस होता है उनकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, तो वो रेजिस्टेंस टू फ्लो शो करते हैं। ठीक है, अपने बहने का विरोध करते हैं बच्चों, ये होती है विस्कोसिटी। समझ में आई बात क्या कहा मैंने? अरे यार रेस्पॉन्सिव रहो ना क्लास के अंदर। हम्म। यस सर। ऑलराइट, ठीक है ना। सो देखो जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है ना, जैसे मान लो इसमें कुछ लेयर्स हैं, एसी लेयर्स हैं, ठीक है, हनी हमने डाल दिया यहाँ पर। अब जो ये लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है और कुछ फोर्स हमने लगाया होगा तो ये आगे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो जो इसके अगर जैसे ये वाली लेयर आगे जा रही है तो ये इसके ऊपर वाली लेयर है वो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोकेगी, नीचे वाली है वो भी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोकेगी। तो ये जो फोर्स है ना इसके फ्लो को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, ये जो फोर्स है हमारा कहलाता है विस्कस फोर्स। ठीक है, सो रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो इज नोन एज विस्कोसिटी। अब ये कब होता है? जैसे अभी हमारा फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है, तो अब विस्कस फोर्स अभी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे हमारा फ्रिक्शन होता है ना उसी का भाई है। ठीक है, ब्लॉक को फ्लो कराओगे, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट न्यू है। ठीक है, तो मूव नहीं कर रहा, एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो अभी कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से विस्कस फोर्स जो है वो जब तक हमारा फ्लूइड मूव नहीं करता तब तक वो भी नहीं लगता। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की अलग कहानी है, वो ब्लॉक मूव ना करे तब भी लग जाता है। तो ये कहानी है इसकी। तो ये पिक्चर में कब आता है भाई? कब विस्कोसिटी पिक्चर में आती है या विस्कस फोर्स पिक्चर में आता है? तो ये जब लगता है जब इट एक्ट्स व्हेन देयर इज relative motion between layers of fluid। ठीक है, वो जाने से रोकेगा, बहने से रोकेगा, ये बोलेगा हम तो यही है, तू कहाँ जा रहा है। ठीक है, सॉलिड के अंदर नहीं होता। सॉलिड के अंदर ये कहानी नहीं होती है। तो मुझे बताओ यहाँ पर दो बॉल्स हैं, इसमें टाइम वन, इन विच केस बॉल टेक्स मोर टाइम टू रीच बॉटम, T1 टाइम इसमें ले लिया, इसमें T2 ले लिया। ठीक है, अगर आप फर्श के ऊपर पानी को डोलोगे और हनी को डोलोगे, ठीक है, सो आपको पता है कि पानी तेज तेज चलेगा, हनी आपका बिल्कुल स्लो स्लो चलेगा, तो ये इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी वाटर की कम होती है। ठीक है, ये अपना ओन फ्लो को नहीं कम रोकता है और ये बहुत ज्यादा रोकता है, ये बहना ही नहीं चाहता, ये आलसी है थोड़ा सा। कछुआ और खरगोश की कहानी होगी बच्चों। तो T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? ठीक है, इन विच केस बॉल टेक्स मोर टाइम टू रीच एट बॉटम। कौन सी बॉल जल्दी पहुंचेगी, कौन सी लेट पहुंचेगी, कौन किस में ज्यादा टाइम लगेगा, किस में कम लगेगा? T1 इज ग्रेटर देन T2, या T1 इज लेस देन T2, या T1 इज इक्वल टू T2 है? बताओ। यस। T1 is T2। ठीक है, तो T1 इज लेस देन T2 होगा, इसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो ये स्लोली स्लोली नीचे आएगा, ये बढ़िया आराम से जल्दी से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी विस्कोसिटी वाली बात। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन द लेयर्स अपोजिंग द, बेटा T1 और T2 अभी यही चल रहा है। ठीक है, रिपीट करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली बात पूछनी है बस मुझसे, मुझे आपसे कि ये T1 और T2 वाली कहानी समझ में आई या नहीं आई? ये अक्षत बताइए, आ गई? चलो ठीक है, अभी बताता हूँ मैं सारी चीजें। देखो जो हमारा फ्लूइड था ये एक पाइप है या फिर एक फ्लोर है। ठीक है, इसके ऊपर हमने कुछ फ्लूइड फ्लो करवाया, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जो फ्लूइड इस लेयर से, यानी कि ये फ्लोर है येलो वाले से, इससे जस्ट अड़ावा होता है ना, तो वो रेस्ट पर माना जाता है। ठीक है, तो इससे ऊपर
कुछ लेयर्स हम लेते हैं, पूरे में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर टिश 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 बहुत सारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो अब इस फ्लूइड को हम हटाते हैं, कुछ लेयर्स लेते हैं, ठीक है। फ्लूइड अब भी है, क्लियर डायग्राम बनाने के लिए 2 लेयर्स काउंट करते हैं। इस रेस्ट वाली लेयर से थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक CD लेयर, और एक इससे थोड़ी सी और ऊपर dx डिस्टेंस के ऊपर x प्लस dx डिस्टेंस के ऊपर एक mn लेयर ले लेते हैं। फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये v वेलोसिटी से कर रहा है। तो जैसे जैसे हम रेस्ट वाली लेयर से दूर जाते जाते हैं परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इनको, जैसे जैसे ये फिसलने की कोशिश कर रही है ना, तो इसको फिसलने से रोकेगा, ठीक है। अक्षर सुनो, कौन रोकेगा? ये वाली लेयर इसको जाने से रोकेगी, ये नीचे, इसके जस्ट नीचे वाली लेयर इसको भी जाने से रोकेगी, कोई एक फोर्स लगाएगी, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। लेयर्स के पैरेलली लग रहा है, परपेंडिकुलरली नहीं लग रहा है, पैरेलली लग रहा है, इस तरीके से फोर्स दिख रहा है ना। ये यहाँ पर कोई लेयर होती तो ये आगे जाती, तो ये ऊपर वाली इसको रोक रही है, ये वाला फोर्स लगा के, नीचे वाले भी ये वाला फोर्स लगा के रोक रही है। तो जो एफ फोर्स है वो टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। तो एक विस्कस फोर्स लग रहा है जो फ्लो का अपोज कर रहा है, ठीक है। तो विस्कस फोर्स क्या होता है? opposes the relative motion of the layers, ठीक है, ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो ये लाइनें नहीं है, पीछे पूरी पूरी दुनिया बसी हुई है इनके, ठीक है। तो कैसी है ये? देखो एक लाइन में तो हमारा फ्लूइड होता नहीं है, पीछे तक भी है ये, ठीक है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चदरें होंगी, ठीक है। तो ये विस्कस फोर्स जो होता है वो टेंजेंशियल भी होता है, ठीक है, लेयर्स के टेंजेंशियल होता है ये चीज। वेलोसिटी ग्रेडियंट एक चीज लिखी हुई है, ठीक है, जो हमारे फ्लूइड फ्लो की रेट है dv, वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही हो तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाती है। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन डिस्टेंस कौन सी है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन से रेस्ट वाली लेयर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगी। इसको एक और नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन रेट, ठीक है। तो दोनों चीज में से कुछ भी लिखा हुआ आए तो हम समझ जाएंगे कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है और ये स्ट्रेन रेट, ठीक है। जो हमारे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी है उसको चेंज करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द रेस्ट सरफेस, ठीक है, रेस्ट लेयर। उससे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो कैसे चेंज कर रही है, उसी चीज को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम रेस्ट वाली लेयर से दूर जाते हैं तो ये वेलोसिटी बढ़ती जाती है। देखो इसमें ये वाली की v वेलोसिटी थी, इसकी थोड़ी सी और बढ़ गई। जैसे आप उसको याद करो शियर स्ट्रेन को, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ फोर्स लगाया था तो ये टेढ़ा हो गया था, ऐसे, याद आ रहा है? तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? जो सबसे ज्यादा दूर था रेस्ट वाली से, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इसके अटैच है, टच है। यहाँ पर 2 पॉइंट देखो तो इनका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम, यहाँ पर देखो तो इनका थोड़ा ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रेस्ट वाली से वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो वही कहानी हो रही है, इसी वजह से हमारा यहाँ पर इसको स्ट्रेन रेट भी बोला जाता है, ठीक है ना। टेढ़ा हो रही है बिल्कुल, यूं आराम से चलती रहेगी, ठीक है। सो अब देखो इसके लिए हमारे भाई साहब न्यूटन जी ने यहाँ पर भी घुस गए वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन हाइपोथेसिस,
न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये आपका विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन लेयर्स के एरिया के। और एक और बात उन्होंने बोली कि जो फोर्स है वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इनके हाइपोथेसिस थे जो कि सही भी थे। ठीक है, सो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय dx। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आता है, तो ईटा, इसको ईटा से डिनोट करते हैं और ये होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, जो कि हमारे बहुत सारे फ्लूइड्स को डिफाइन करती है कि कौन कितनी विस्कोसिटी शो करेगा। सो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास आ गया और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट viscous force is in opposite direction of fluid flow। ठीक है, तो ये फ्लूइड को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आता है। ईटा समझ में आ गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के, ईटा विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी बाय dx नेगेटिव का। यस बच्चों, आया समझ में? सारी राम कहानी इसी के लिए, ईटा के लिए चल रही थी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। ओके आयुष, ठीक है। सो अब यहां से इसकी यूनिट हम लिखने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी बात है, सब लिख सकते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस ईटा या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? ओके मनोज, ठीक है। तो यूनिट अगर हम लिखें तो यहां लिखते हैं यूनिट, तो न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं डेकापोइज या पोइजली। ठीक है, या डेकापोइज भी हम इसको बोलते हैं, और एक और नाम इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, तो ये पास्कल इंटू सेकेंड भी हम इसको बोल सकते हैं। ये है एसआई के अंदर। सीजीएस के अंदर डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको सिंपली पॉइज भी बोलते हैं। और जो वन डेका पॉइज या वन पॉइजली जो होता है वो होता है 10 पॉइज के बराबर। ठीक है, डायमेंशन लिखोगे इसकी, तो डायमेंशन यस एम एल माइनस वन टी माइनस। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जो हमारी विस्कोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? हाँ जी बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई? किसके ऊपर? ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है सर। हम इसको पढ़ेंगे तभी इसका कुछ नाम होगा, अदरवाइज इसका कुछ नाम काम नहीं होगा। तो ये कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसी बात तो नहीं है ना? ऐसे ही है क्या? फॉर्मूला दिख रहा है ना तुम्हें सामने? कुछ तो बोलो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। हाँ जी अक्षत बोलिए ना, मनोज बोलिए, आयुष, राजू, अमन, श्रेया, बताइए किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सो बच्चों देखो, फॉर्मूले के ऊपर मत जाना। ठीक है, एक फ्लूइड जैसे किसी भी वेलोसिटी से उसको बहा सकते हो, ठीक है ना? तो ये लिक्विड के नेचर या फ्लूइड के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये इनबिल्ट क्वालिटी है किसी भी चीज की। जैसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस वगैरह के बारे में बात करते थे ना, वो कंप्लीटली दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल था। ठीक है, तो दिट इज विस्कोसिटी इज द नेचर ऑफ द मटेरियल है। ठीक है, तो विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर नतूरे ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है, जो हमारी ईटा होती है
फॉर लिक्विड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे हमारी फ्लूइड की विस्कोसिटी या लिक्विड की विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो गैस होती है उसमें ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की जो ईटा है या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस बच्चों, और जो हमारी गैस होती है, अगर एयर की बात करें तो एयर की जो विस्कोसिटी होती है बहुत ज्यादा कम होती है, 200 माइक्रो पॉइस के ऑलमोस्ट बराबर। वहीं वाटर की हम बात करें तो ये होती है 0.01 पॉइस, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा है हमारी एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो लिक्विड की विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, हम हवा में से आराम से गुजर पाते हैं, भाई हमारे सराउंडिंग में हवा ही तो है। भाई पानी होता तो हमारी तो हालत खराब हो जाती, हम तो जलीय जीव बन जाते, मछलियां बन जाते हैं हम। ठीक है ना? क्लियर है सारी कहानी? ऑलराइट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, करिए जल्दी से। मेटल प्लेट ऑफ एरिया इतना इज प्लेस्ड ऑन इतनी थिक लेयर के ऊपर ऑफ कैस्टर ऑयल, इफ फोर्स इज 2.5 न्यूटन इज नीडेड टू मूव प्लेट विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल, ईटा फाइंड आउट करना है बच्चों। फॉर्मूला बेस से कंप्लीटली एरिया दे रखा है, इतना थिकनेस dx या फिर x दी हुई है 0.25 10⁻³ मीटर, वेलोसिटी दी हुई है 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, फोर्स दिया हुआ है 2.5 न्यूटन का, फॉर्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। ईटा निकालना है, हर कोई निकाल सकता है, कैलकुलेशन है बस। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 2.5, ईटा नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी 2.5 × 10⁻⁴, और यहाँ पर वेलोसिटी इतनी, तो 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाय दिस थिकनेस ऑफ द लेयर, दैट इज दिस 0.25 10⁻³ सोल्व करोगे फर्दर तो दिस इज गोइंग आउट टू बी eta will be equal to 0.083 × 10⁻³ न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। कुछ था इसके अंदर? कुछ भी नहीं था सर। ठीक है, कोई परेशानी इसके अंदर? मुझे नहीं लगता होगी कोई। सो ये एक क्वेश्चन और है, तो देखो कौन सा सही है। आपको पता होना चाहिए रेस्ट वाली लेयर से जितना दूर जाते जाते हो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड उतनी ही बढ़ती जाती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट देखा आपने, dv/dx, अगर कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी x के, यानी कि ट्रैश वाली लेयर से जितना दूर जाते जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी। विस्कस फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम, ए बी सी डी। बोलो बच्चों व्हाट इज करेक्ट? बता दिया, रेस्ट वाली लेयर से जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर भी ये भी रेस्ट है, ये भी रेस्ट है, ये भी रेस्ट है, ये भी रेस्ट है। ठीक है, ये भी रेस्ट है, ये भी रेस्ट है। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब होता है यहाँ पे तो घट गई, ये सबसे पीछे हो गया, ये सबसे आगे हो गया। ठीक है, तो रेस्ट वाली लेयर से यहाँ पर देखा, ये वाली रेस्ट पर 30 से जस्ट हट के चल रही है, इससे थोड़ा सा दूर गए तो ये थोड़ा तेज चल रही है इसलिए आ गए, फिर थोड़ा दूर गए ये और तेज चल रही है इसलिए आ गए, ये थोड़ा दूर गए ये सबसे तेज चल रही है बिल्कुल मिडल में। अब वापस से रेस्ट वाली लेयर आ गई इधर। ठीक है, रेस्ट है, इधर भी एक बाउंड्री है, तो यहाँ पर रेस्ट, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, थोड़ा और आगे हो गई, तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय सी होगा बच्चे। ठीक है, यहाँ पर तो कम हो रहा है। ठीक है,
तो रेस्ट वाली लेयर से जितना दूर जाते जाते हैं हम उतनी हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि ये बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय सी डायग्राम होगा। क्लियर है? वही तो मैंने बोला था, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट था कि परपेंडिकुलरली फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली आगे जाते जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो बढ़ती जाएगी। यस बच्चे, ठीक है? तो क्लियर है ये चीज सबके? एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? ओके बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, इसके कुछ क्वेश्चन दे जाएंगे आपको, ठीक है ना? सो उनको पढ़ना आप। ओके श्रेया, सचिन, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। सो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको, उनको करना। और वो मिल गया क्या आपको टेस्ट का वो सॉल्यूशन? हाँ जी, मिल गए? चेक करो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है? मैं भी चेक करता हूँ आया नहीं आया, वैसे भेज देनी चाहिए थे अभी तक तो। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखना उसके, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको चेक